नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल शशि क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जाने जा रहे हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है। क्योंकि हिंदी के सेशन में एक वीडियो मैंने बना रखी थी जिसमें मैंने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बताया था, जिसमें कि हम लोगों ने सभी काल और उनकी विशेषता के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के बारे में बात करेंगे। यानी उस वीडियो में गद्य के बारे में बात की थी, इसमें हम पद्य के बारे में बात करेंगे। और बात क्या करेंगे, हम इसमें समझेंगे कि हिंदी पद्य का कितना काल है, यानी हिंदी पद्य साहित्य का कौन कौन सा काल है, कितना काल बताया गया है, साथ में सभी कालों की अपनी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल, जिसका नाम है आदिकाल। देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का जो पहला काल है उसका नाम है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इसका अन्य नाम है, जिसका काल निर्धारण 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का माना गया है। यानी कि हिंदी पद्य में जो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का समय है वो आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जस्ट इसके यानी 1343 के बाद तुरंत लग जाता है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसका काल निर्धारण 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। यानी आप देखेंगे कि लास्ट में ट्रिक है, ये लास्ट में सबका 43 ही 43 है, ठीक है। जैसे आदिकाल 1343 में खत्म हुआ तो तुरंत 1343 से यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये 1643 तक का दूसरा काल, मतलब जैसे एक काल खत्म हुआ वैसे ही दूसरा काल लग जाता है, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका काल निर्धारण 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का है, ठीक है। उसके बाद यानी 1843 ईस्वी के बाद जो समय आया जिसका नाम है आधुनिक काल या फिर जिसे प्रगति काल के नाम से भी जानते हैं, उसका समय है 1843 से अब तक, यानी कि प्रेजेंट तक, यानी अभी वर्तमान तक जो काल चल रहा है हिंदी पद्य का, वो हम लोगों का आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी यानी 4 काल हैं, चारों काल की क्या क्या विशेषताएं हैं इन्हें जानेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ना ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं या वीरगाथा काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें किन्हीं 3-4 विशेषताओं के बारे में पूछ देगा। 2 विशेषता बताइए, 3 विशेषता बताइए, तो वहाँ पे 2-3 नंबर आपको जो है, ये छोटा सा वीडियो आपको 2-3 नंबर देके चला जाएगा। इसी वजह से इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीरगाथा काल के बारे में। भाई, इस काल की जो विशेषता है, इस काल में रासो ग्रंथों की रचना, ये रासो जो है एक ग्रंथ होते हैं, ठीक है। तो इस काल में यानी वीरगाथा काल या आदि काल में रासो ग्रंथ की रचना हुई थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई थी, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। यानी इस काल में जो भी रचनाएं की गई थी कवियों द्वारा, उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रस की वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इसके बारे में और डिटेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। और साथ साथ में इस काल में जो रचनाएं हुई थी उनमें डिंगल पिंगल जो एक भाषा होती है उनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी वीरगाथा काल में इन सभी चीज़ों का, यानी रासो ग्रंथ की रचना हुई थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई थी, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी उनकी रचनाओं में, साथ में उनकी रचनाओं में डिंगल पिंगल भाषाओं का भी अच्छा सा प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब अगला काल आता है भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल से ही हमें पता चल रहा है कि इस काल में जो रचनाएं हुई होंगी वो भक्ति भावना से संबंधित हुई होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी समझते हैं, तो यही बोल रहा है भक्ति काल में भक्ति भावना की बहुत ज़्यादा विशेषता पाई गई है। भक्ति काल में जो रचनाएं हुई थी वो भक्ति भावना की हुई थी, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया था, है ना। और रहस्य की भावना, जो हमारे अतीत में जो रहस्य रहे हैं उनकी भी जो है वर्णन इस काल में मिले हैं। साथ में सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय, यानी कि इस काल में जितने भी कवि थे उन्होंने लोगों के बीच समन्वय, यानी अपने समाज में समन्वय बिठाना चाहा और इसके प्रति रचनाएं भी की। साथ में सुधारवादी दृष्टिकोण, यानी सुधार, अपने समाज में किस तरीके से सुधार करें, इस चीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। किन्होंने? जो भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। लोक मंगल यानी लोगों के मंगल, यानी सभी का मंगल हो, जितने भी लोग हैं सबके, लोक मतलब क्या, लोग ही ना समझेंगे, तो लोक मंगल की भावना, साथ में अहंकार का, यानी कि जो कह सकते हैं कि नहीं, घमंड का या फिर अहंकार का त्याग करें, ऐसी भी रचनाएं इस काल में रचित की गई थी, ठीक है, कवियों द्वारा। अब बात करते हैं रीतिकाल की। देखिए, रीतिकाल में क्या हुआ था कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल जब भी आप नाम सुने, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, इस काल में हमें श्रृंगार रस की बड़ी प्रधानता मिलेगी। इस काल में जितनी रचनाएं हुई थी उन रचनाओं में श्रृंगार रस की बड़ी प्रधानता मिली थी। साथ में प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया गया, यानी कि हमारे प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे चित्रित किए थे इस
इस काल के जो भी कवि थे, यानी इस काल के जो कवि थे उन्होंने जो प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छा, बहुत मनोरम किया हुआ था। ठीक है, अब इसमें भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई थी। दोहा, सवैया, कवित्त, छंद की प्रचुरता, यानी इस काल की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें दोहे, सवैया, कवित्त, छंद, इन सभी चीज़ों की बड़ी प्रचुरता यानी बड़ी अधिकाधिक मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस काल की जितने भी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल, यानी 1843 ईस्वी से जो अब तक का काल है उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो इस काल की क्या विशेषता है भाई? साम्यवादी विचारधारा से बड़ा प्रभावित ये काल हुआ। ठीक है, इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई थी उस रचनाओं में हमेशा साम्यवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव कल्याण के लिए यानी मानव का हित हो इसके लिए मानवता दृष्टिकोण, यानी वही लोगों के बीच एक भावना, जो एकता की भावना बोल सकते हैं हम। उसके बाद देखिए जनसाधारण के समझने योग्य सरल भाषा। इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी यानी बनाई गई थी या रचित की गई थी वो सब जनसाधारण यानी कि जो साधारण इंसान है वो भी इन काल की रचनाओं को समझ सके, ऐसी कुछ रचना करी गई थी इस काल में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और मैं बता दूं ये पद्य और गद्य संबंधी काल हम लोगों ने पढ़ लिया और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम लोगों की एक जो नई वीडियो होने वाली है हिंदी की, वो हम ये समझेंगे कि किस काल से संबंधित कौन कौन से कवि या लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी प्रचलित रचनाएं हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए पूछ सकता है आधुनिक काल के किसी एक कवि का नाम बताइए और उसकी एक रचना, तो आप प्रश्न उत्तर याद करते करते थक जाएंगे। तो मैंने सोचा आपको एक कंसेप्ट दें जिसमें एक तरफ पूरे लेखकों का नाम लिखेंगे, उस काल का नाम लिखेंगे जिसके वो लेखक हैं और उनकी रचनाएं जो उस काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये चीज़ आपके पद्य में भी होगा, ये चीज़ आपके गद्य में भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, भूलेगा मत। और वीडियो लगी कैसी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।